नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 वर्ष से अधिक समय बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रत्यक्ष बैठक की अध्यक्षता की। देश भर में अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। कल 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के कारण इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द की। शंघाई सहयोग संगठन संपर्क समूह की ताजिकिस्तान में बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे। 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आज तड़के सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। संयुक्त अरब अमारात इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्य बना। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और महिला क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर घुटने की चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से बाहर हुए। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता की। 1 वर्ष से अधिक समय बाद ये पहली बैठक थी जो वर्चुअल माध्यम से नहीं हुई। मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड महामारी के शुरू होने के बाद पिछले वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल की प्रत्यक्ष बैठक हुई थी। तब से लेकर अब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर सप्ताह बैठकें हुई हैं, जिसमें लॉकडाउन की अवधि भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और नींव रखेंगे। श्री मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बिस्तरों वाले मातृ और शिशु विभाग, गदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन के विकास के लिए रोरो वेसल्स और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले पुल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 839 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं और लोकहित के कार्यों की नींव रखेंगे। इनमें केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान में कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और करख्यान में आम और सब्जी के एकीकृत पैकेजिंग हाउस का निर्माण शामिल है। वाराणसी को एक नई ऐतिहासिक चीज मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री यहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जापान की सहायता से किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे और कोविड महामारी से निपटने की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों से भी मिलेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,14,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कल एक दिन में 38,792 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। सक्रिय मामले 4,29,946 रह गए हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.39% है। संक्रमण की साप्ताहिक दर 5% से नीचे बनी हुई है और ये 2.25% रह गई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 23वें दिन 3% से नीचे होकर 2.1% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 624 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 4,11,408 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक 43 करोड़ 59 लाख नमूनों की कोविड जांच की गई। कल 19,15,000 से अधिक जांच की गई थी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 39 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 51 लाख टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण अभियान में और तेजी लाने के लिए प्रयास कर रही है। टीकाकरण का नया चरण 21 जून को शुरू हुआ था। टीकाकरण अभियान में एक भागीदार के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। नए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार 75% टीके स्वदेशी निर्माताओं से खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजेगी। देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन और पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और जिला प्रशासन को भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड मानकों का सख्ती से पालन कराने में किसी तरह की कोताही के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि बाजार में भारी भीड़ उमड़ रही है, सुरक्षित दूरी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानों, मॉल, बाजारों, रेस्तरां, मंडियों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक पार्कों, मैरिज हॉल और खेल परिसरों सहित सभी भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ सीएन अश्वत्थ नारायण ने बताया कि राज्य में प्रति माह पात्र 60 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। श्री नारायण कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी हैं। आज बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रति माह 60 लाख टीके भेज रही है और आपूर्ति बढ़ने के साथ ही टीकाकरण भी बढ़ाया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग द्वारा चुनिंदा क्षेत्र से जुड़े लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम चल रहा है। विद्यार्थी, होटल कर्मचारी, निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को टीका लगवाया गया है। ठेले वाले और संचार विभाग के कर्मचारियों को भी टीका लगाया गया। बेंगलुरु में 18 साल के ऊपर आयु वाले 54% जनसंख्या को टीका लगा दिया गया है। डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी ने कहा है कि तीसरे लहर की पूर्व सिद्धता जारी है। आवश्यक सुविधाएं और मानव संसाधन का इंतजाम किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 2 करोड़ 48 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य सरकार पिछले 2 महीनों से ये सुनिश्चित कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा टीके लगाए जाएं और टीकों की बर्बादी न हो। राज्य में प्रतिदिन लगभग 3 लाख कोविड टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन टीकों की आपूर्ति में कमी के कारण ये आंकड़ा 2 लाख से कुछ अधिक रह गया है। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 863 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.88% हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक में लिया गया। बैठक के बाद श्री धामी ने बताया कि सरकार नहीं चाहती कि हरिद्वार कोरोना के जोखिम का केंद्र बने और लोगों का जीवन संकट में पड़े। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कोविड
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 वर्ष से अधिक समय बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रत्यक्ष बैठक की अध्यक्षता की। देश भर में अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। कल 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के कारण इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द की। शंघाई सहयोग संगठन संपर्क समूह की तजाकिस्तान में बैठक। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे। 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आज तड़के सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। संयुक्त अरब अमारात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्य बना। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा। और स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर घुटने की चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से बाहर हुए। शंघाई सहयोग संगठन SCO समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक ताजिकिस्तान में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बैठक में भाग ले रहे हैं। संगठन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगठन की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की आगामी बैठकों की तैयारियों की समीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। ट्वीट संदेश में डॉ जयशंकर ने कहा कि 20वीं वर्षगांठ संगठन की उपलब्धियों पर चिंतन और चुनौतियों पर विचार करने का उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति और कोविड से उबरने के बाद की स्थिति चिंता का विषय है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ कल रात शुरू हुई मुठभेड़ में आज तड़के पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा गुट का कमांडर एजाज 2 स्थानीय आतंकवादियों के साथ मारा गया। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि एक आतंकवादी पाकिस्तान का रहने वाला है। पिछली रात पुलवामा टाउन के अंदर जो आतंकी उनके छुपे होने की खबर थी, जिसके मुताबिक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें श्रीनगर पुलिस, पुलवामा का पुलिस और आर्मी सीआरपी ने हिस्सा लिया। रात भर ऑपरेशन चलता रहा। अभी सुबह के करीब ऑपरेशन खत्म हुआ है। इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जिसमें एक पाकिस्तान का अबू हरेरा है और अबू हरेरा टॉप कमांडर जो इस वक्त लश्कर में काम कर रहे हैं पाकिस्तान के आकर के उसके अंदर शामिल था। और बाकी के 2 लोग भी काफी लंबे अरसे से इसके साथ चल रहे थे और बहुत सारे टेरर क्राइम के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है।
सेना ने एक बयान जारी कर मीडिया खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई है। सेना ने कहा है कि इस वर्ष फरवरी में समझौते के बाद किसी भी पक्ष से किसी क्षेत्र में कब्जे का प्रयास कोई नहीं किया गया। सेना ने स्पष्ट किया कि गलवान या किसी भी इलाके में कोई झड़प नहीं हुई है, जैसा कि एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में प्रकाशित किया गया था। सेना ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए संतुलित बातचीत जारी है। सेना ने कहा कि जमीनी स्थिति पहले की तरह बनी हुई है। संयुक्त अरब अमारात यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। संयुक्त अरब अमारात के राजदूत ने व्यापार और निवेश के अवसरों की प्रशंसा की है और आशा व्यक्त की है कि ध्वजारोहण समारोह से दोनों देशों के संबंध घनिष्ठ होंगे। इजराइल के राष्ट्रपति समारोह में शामिल हुए थे। यूएई दूतावास तेल अवीव के शेयर बाजार में स्थित है और संयुक्त अरब अमारात में इजराइल के राजदूत ने पिछले महीने इसका उद्घाटन किया था। इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हरजोग ने यूएई का दूतावास खोलने को मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया है। श्री देउवा ने कल शाम पद और गोपनीयता की शपथ ली। नियुक्ति पत्र की भाषा और प्रारूप के कारण शपथ ग्रहण समारोह लगभग 2 घंटे देर से हुआ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कल दोपहर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री देउवा को नियुक्ति पत्र सौंपा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आश्वासन दिया है कि सरकार ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सभी पूर्वोत्तर राज्य मिलकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ, गाय और मानव तस्करी के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों के दौरान असम पुलिस ने मादक पदार्थ के अवैध व्यापार में शामिल 1897 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2022 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन इस वर्ष 15 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों की सिफारिश पद्म पुरस्कार पोर्टल padmawards.gov.in पर ऑनलाइन ही प्राप्त की जाएंगी। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी और इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। चेम्सफोर्ड में T20 महिला क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे और फाइनल मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर है। बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम के जरिए
मेजबान टीम इंग्लैंड ने पहले T20 मैच में भारत को 18 रन से हरा दिया था। भारत ने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर घुटने में चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से हट गए हैं। 8 बार के विंबलडन चैंपियन फेडरर चोट के कारण 2016 के रियो ओलंपिक में भी नहीं खेल पाए थे। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता रोजर फेडरर को पिछले सप्ताह ह्यूबर्ट हरकाज ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में लगातार सेटों में 6-3, 7-6, 6-0 से हराया था। मुंबई शेयर बाजार में आज बढ़त का रुख है। दोपहर के कारोबार में संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 126 अंक की बढ़त के साथ 52,895 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42 अंक की वृद्धि के साथ 15,854 पर था। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 10 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीव राजपूत की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का जन्म 3 फरवरी 2001 को मध्य प्रदेश के रतनपुर जिले में हुआ था। हाल में क्रोएशिया में संपन्न ISSF विश्व कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले वे एकमात्र भारतीय निशानेबाज थे। उनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक की 50 मीटर राइफल स्पर्धा के लिए उनके चयन से काफी उम्मीदें हैं। 2019 में जर्मनी ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर और बाद में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर वे इस संभावना की पुष्टि कर चुके हैं। संजीव राजपूत का जन्म 5 जनवरी 1981 को हरियाणा के यमुनानगर जिले में हुआ था। मौजूदा समय में वे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व वरीयता क्रम में 6ठे नंबर पर हैं। ओलंपिक खेलों में यह उनकी तीसरी भागीदारी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए वे एकमात्र भारतीय निशानेबाज हैं जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी भाग ले चुके हैं। 2016 के रियो ओलंपिक के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन खेलों से पहले उनका कोटा ट्रैप शूटर कियानन चेनाई से बदल गया था। संजीव राजपूत को टोक्यो ओलंपिक में अपने अनुभव का लाभ उठाना होगा। आकाशवाणी समाचार स्पोर्ट्स डेस्क से फरहत नाज। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के छोटे से गांव रतनपुर में रहने वाले निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह टोक्यो ओलंपिक खेलों में अपना अचूक निशाना लगाने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार हैं। ऐश्वर्य के परिवार के सदस्यों ने ओलंपिक खेलों के लिए उनके चयन पर आकाशवाणी समाचार के साथ अपने विचार साझा किए हैं। ऐश्वर्य की मां हेमा तोमर ने उम्मीद जताई कि उनका बेटा ओलंपिक में पदक लेकर आएगा। जी, उससे बहुत उम्मीदें हैं हमको। हम चाहते हैं कि ओलंपिक में पदक लेके आए वो। वहीं ऐश्वर्य के पिता वीर बहादुर सिंह तोमर को आशा है कि ओलंपिक में उनका बेटा देश का नाम जरूर रोशन करेगा। ऐश्वर्य को लेकर यही कहना चाहते हैं कि वो अच्छा खेले, अच्छा कामयाब हो और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे। निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह के टोक्यो ओलंपिक जाने पर भाई और कोच नवदीप राठौर ने खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि वे ओलंपिक में पदक लेकर आएं और देश का नाम रोशन करें। अभी पिछले 2-2.5 महीनों से वो लोग क्रोएशिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत रिगरस ट्रेनिंग चल रही है। अभी वर्ल्ड कप में भी टॉप 6 में आया था वो, तो उम्मीदें तो हैं सर। ऐश्वर्य के परिजनों के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी उम्मीद है कि ऐश्वर्य टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संयुक्ता बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज को पूरे देश में भारी समर्थन मिल रहा है। इस क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।
और अब संस्कृति संदेश, ये समर्पित है संगीतकार रोशन को। हिंदी फिल्मों में जब भी कव्वाली का जिक्र होता है, संगीतकार रोशन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हालांकि रोशन ने फिल्मों में हर तरह के गीतों की धुनें बनाई हैं, लेकिन उनकी संगीतबद्ध कव्वालियों का कोई जवाब नहीं है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां। 1960 में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म बरसात की रात के यूं तो सभी गीत लोकप्रिय हुए, लेकिन रोशन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी कव्वाली आज भी श्रोताओं के दिलों में जिंदा है। 1963 में प्रदर्शित फिल्म दिल ही तो है की ये कव्वाली आज भी फिजाओं में गूंजती है। पंजाब के गुजरावाला शहर में 14 जुलाई 1917 को जन्मे रोशन बचपन से ही संगीत के दीवाने थे। 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने उस्ताद मनोहर बर्वे से संगीत सीखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रोशन घर छोड़कर लखनऊ आ गए और वहां मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के प्रिंसिपल रतन जानकर से संगीत सीखने लगे। इसके बाद इन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान से भी संगीत की शिक्षा ली। इस बीच रोशन ने बुंदू खान से सारंगी की शिक्षा भी ली। रोशन ने 1940 में आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1949 में हिंदी फिल्म संगीतकार बनने का सपना लेकर रोशन दिल्ली से मुंबई चले गए। महानगरी मुंबई में 1 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक केदार शर्मा से हुई। रोशन के संगीत से प्रभावित होकर केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म नेकी और बदी में बतौर संगीतकार काम करने का मौका दे दिया। 1950 में एक बार फिर रोशन को केदार शर्मा की फिल्म बावरे नैन में काम करने का मौका मिला। इसमें मुकेश के गाए गीत की कामयाबी के बाद रोशन फिल्मी दुनिया में जम गए। 16 नवंबर 1967 को सिर्फ 50 साल की उम्र में रोशन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके चाहने वाले उनके संगीत को कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में गरज के साथ बौछारें आएंगी। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में गरज के साथ बौछारें आएंगी। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वर्षा होने या आंधी चलने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। तापमान 21 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहने या गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 वर्ष से अधिक समय बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रत्यक्ष बैठक की अध्यक्षता की। देश भर में अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। कल 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के कारण इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द की। शंघाई सहयोग संगठन संपर्क समूह की ताजिकिस्तान में बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे। 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आज तड़के सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। संयुक्त अरब अमारात इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा और स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर घुटने की चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से बाहर हुए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।